सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, बोले तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पहला पोर्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैस्कुलर सिस्टम। बता चुका हूं कि वैस्कुलर सिस्टम को 8 अलग अलग पार्ट में अपन बांटकर पढ़ने वाले हैं, और पिछले गुजरे हुए लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। पहले पार्ट का नाम है आर्टरी। क्या होती है आर्टरी? सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? आर्टरी की ब्रांचेज कौन कौन सी होती है? आर्टरी के अंदर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोले तो पीआर क्या होता है, यह डिस्कस हो चुका है। पार्ट नंबर 2, पोर्शन नंबर 2, जिसका नाम है वेन। क्या होती है वेन? सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है? सबसे लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है? क्या वेन में वाल पाए जाते हैं? वेन में किस तरह का ब्लड सर्कुलेट होता है? कौन सी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? और वेन से ब्लड वापस कैसे आता है? वापस आने वाले सारे के सारे ब्लड को अपन नाम देते हैं वी आर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर बोले तो वीनस रिटर्न, और लास्ट लेक्चर में वीनस रिटर्न के बारे में काफी कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो पहला पोर्शन आर्टरी हो गया कार्डियोवैस्कुलर के वैस्कुलर सिस्टम में, दूसरा पोर्शन वेन हो गया। अब अपन तीसरे पोर्शन को डील करने वाले हैं, और तीसरे पर्टिकुलर पोर्शन का नाम है सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन में भी अपन बात करें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी अपन यहां पर बोलेंगे पार्ट थर्ड। इनिशियल पहले लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, इस सर्कुलेशन के बारे में जानकारी ले ली थी। इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। क्या होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन? वह सर्कुलेशन जो अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होता है, बॉडी के हर एक ऑर्गन में पाया जाने वाला सर्कुलेशन, जहां पर एक पर्टिकुलर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, उसमें आदान प्रदान होने के बाद O2 और CO2 का आदान प्रदान होने के बाद वहां से वेन अराइज होती है, जो आए हुए सारे के सारे ब्लड को, जो कैसा बन चुका है डीऑक्सीजनेटेड, वापस लेकर जाती है। तो इस सर्कुलेशन को अच्छे से अपन ने डील कर लिया था। फिर से बताया जाए आपको, दैट इज अवर हार्ट। हार्ट में सबसे बड़े चेंबर का नाम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है अयोर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है अयोर्टा, और अयोर्टा से निकलती है आर्टरी। यहां से निकलती है अयोर्टा। अयोर्टा से जो ब्रांच निकलती है दैट आर द आर्टरी। आर्टरी से निकलने वाली और छोटी छोटी ब्रांचेज, इनको अपन नाम देते हैं आर्टेरियोल। इन ब्रांचेज को नाम देते हैं आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल से निकलने वाली और स्मॉल ब्रांचेज, इनको अपन नाम देते हैं आर्टीरियल कैपिलरी। दैट वाज नोन एज आर्टीरियल कैपिलरी। और ये आर्टीरियल कैपिलरी टिश्यू के अंदर एंटर हो जाती है। टिश्यू से छोटी छोटी ब्रांचें निकलती हैं, जो इस सारे के सारे ब्लड को वापस ले जाने वाली हैं। इन पर्टिकुलर ब्रांचेज का नाम होता है वीनस कैपिलरी। वीनस कैपिलरी आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद बना लेती हैं वेन्योल। फिर बहुत सारी वेन्योल आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद इनको अपन बोलते हैं वेन। और बॉडी में जितनी भी वेन है वो सारी की सारी आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद बना लेती हैं इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा, जो ओपन हो जाती है राइट एट्रियम। तो यहां पर जो ब्लड वापस आया है, आप सारे के सारे साथियों को ज्ञान है, ये पर्टिकुलर ब्लड को अपन बोलेंगे कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड वापस आता है उसको क्या नाम देना चाहेंगे अपन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लड यहां पर गया था लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसको अपन नाम देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो पर्टिकुलर सर्कुलेशन है, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर खत्म हुआ,
ये जो पर्टिकुलर सर्कुलेशन है कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर खत्म हुआ, तो एक एक के बारे में अपन चर्चा करें। तो देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली है, आपके सामने है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है अयोर्टा। अयोर्टा के बाद निकलने वाली पर्टिकुलर ब्रांच को नाम देते हैं अपन आर्टरी। आर्टरी से निकलने वाली ब्रांचों को नाम देते हैं आर्टेरियोल। आर्टेरियोल से निकलती हैं आर्टीरियल कैपिलरीज। क्या निकलेंगी? आर्टीरियल कैपिलरीज। आर्टीरियल कैपिलरीज टिश्यू में एंटर होंगी, उसके बाद निकलेंगी वीनस कैपिलरीज। वीनस कैपिलरीज से बनती हैं वेन्योल। वेन्योल से बनती हैं वेन, और वेन से बनती हैं सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। और ये कहां पर ओपन हो जाती हैं? राइट एट्रियम में। शुरू कहां से हुआ था सर्कुलेशन? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होकर राइट एट्रियम तक का सर्कुलेशन, जहां पर बॉडी के हर एक हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, दैट इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या इस तरह का सर्कुलेशन अपनी बॉडी के हर एक टिश्यू के अंदर मौजूद होगा? देखो, पहले ही लेक्चर में, शुरुआती लेक्चर, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में अपन ने डील कर लिया था। यहां पर ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन की मात्रा थी 19 ml%, यानी 100 ml ब्लड में 19 ml ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी 48 ml%। उसके बाद जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन गया तो यहां ऑक्सीजन की मात्रा हो गई 14 ml%, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, उसकी मात्रा हो गई 52 ml%। तो ऑक्सीजनेटेड आया और कैसा ब्लड वापस जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाएगा। तो क्या इस तरह का सर्कुलेशन अपने बॉडी में हर एक जगह मौजूद होगा? तो आंसर है यस। आंसर है यस। बोले तो यहां पर इस मेरी फिंगर में अब मैं बात करूं, क्या इस तरह का सर्कुलेशन होता है? यस। आर्टरी आ रही है, यहां पर ब्लड सप्लाई कर रही है ऑक्सीजनेटेड, और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड सप्लाई हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के वापस जा रहा है। तो यहां से वेन्योल भी है, वीनस कैपिलरी भी अराइज हो रही है, तो आर्टरी भी आ रही है और वेन वापस जा रही है। तो इस तरह का सर्कुलेशन बॉडी में हर एक जगह मौजूद होगा। इस तरह का सर्कुलेशन बॉडी में हर एक जगह मौजूद होगा, और इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को अपन नाम देंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो एक बड़ा सर्कुलेशन हो गया, ये एक बड़ा सर्कुलेशन हो गया, और बड़ा सर्कुलेशन होने की वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। बड़ा सर्कुलेशन होने की वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। इसको ग्रेटर सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर? तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें, इस डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली? अयोर्टा, इसके बाद आर्टरी, इसके बाद आर्टेरियोल, इसके बाद आर्टीरियल कैपिलरी, देन क्या आ गया? टिश्यू। वहां से क्या निकली? वीनस कैपिलरी। वीनस कैपिलरी से वेन्योल, वेन्योल से वेन, और शरीर की सारी वेन आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं? सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। इज दैट क्लियर? दूसरा पॉइंट यहां से सीखना चाहेंगे अपन। देखें, यहां पर आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस हो रहा है। ये आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस हो रहा है, तो यह भी एक तरह का सर्कुलेशन है। यदि मैं बात करूं कि इस पूरे सर्कुलेशन में आपको सबसे छोटा सर्कुलेशन कौन सा मिल रहा है? ये। तो ये जो पर्टिकुलर सर्कुलेशन है, इसको एक नाम से जानते हैं अपन, इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज माइक्रो सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन है जहां पर आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस हो रहा है, जहां पर आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस हो रहा है, दैट इज नोन एज माइक्रो सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में अपन बात करें, कहां से स्टार्ट हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी? बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, जिसका नाम है अयोर्टा।
अयोटा से फिर बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी जिनका नाम होगा आर्टरी। अयोटा से निकलने वाली ब्रांच आर्टरी। आर्टरी से जब आर्टरी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में एंटर करती है तो वह छोटी छोटी ब्रांचों में विभाजित हो जाती है और उन पर्टिकुलर ब्रांचेज को नाम देते हैं आर्टेरियोल। आर्टेरियोल से निकलती हैं छोटी छोटी सी कैपिलरीज। इन पर्टिकुलर कैपिलरीज को नाम देते हैं अपन आर्टीरियल कैपिलरीज। इनको नाम देंगे आर्टीरियल कैपिलरीज। आर्टीरियल कैपिलरीज कहां पर एंटर हो जाएंगी? टिश्यू और सेल के लेवल पर एंटर हो जाएंगी। टिश्यू और सेल के लेवल पर एंटर हो जाएंगी। अब यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और इसको वापस ले जाने के लिए यहां से भी छोटी छोटी कैपिलरी अराइज होंगी। उन पर्टिकुलर छोटी छोटी कैपिलरीज का नाम है वीनस कैपिलरीज। वीनस कैपिलरीज आपस में मिलेंगी और आपस में मिलने के बाद बना लेंगी वेन्यूल्स। वीनस कैपिलरी से बनेगी वेन्यूल। सारी वेन्यूल मिलकर एक ऑर्गन से निकलने वाली वेन्यूल मिलकर बना लेती हैं वेन और बॉडी की सारी वेन से बन जाती हैं सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। और सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा कहां पर ओपन हो जाती हैं? राइट एट्रियम। तो यहां लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होकर राइट एट्रियम पर खत्म होने वाले सर्कुलेशन को अपन सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ऐसा कह सकते हैं अपन कि यह सर्कुलेशन बॉडी में हर एक जगह मौजूद होता है। यह सर्कुलेशन बॉडी में हर एक जगह मौजूद होता है। एक और पॉइंट जो अपन ने यहां पर सीखा कि आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस होता है टिश्यू में। आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस होता है तो आदान प्रदान करने के लिए यह सबसे छोटा सर्कुलेशन है और इस सबसे छोटे सर्कुलेशन को नाम देते हैं अपन माइक्रो सर्कुलेशन। क्या नाम देते हैं? माइक्रो सर्कुलेशन। तो देखें यहां पर बनने वाले जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से हैं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक में तो क्वेश्चन ये होंगे, व्हाट इज द माइक्रो सर्कुलेशन? आंसर है आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस माइक्रो सर्कुलेशन कहलाता है। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन बनेगा, द सिस्टेमिक सर्कुलेशन हैज बीन स्टार्ट फ्रॉम। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन हैज बीन स्टार्ट फ्रॉम। द आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। द आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टेमिक सर्कुलेशन हैज बीन एंड अप टू। इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां पर खत्म होता है? तो आंसर बनेगा राइट एट्रियम। शुरू होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और खत्म होता है राइट एट्रियम पर। यह बॉडी के हर एक टिश्यू में मौजूद होने वाला या पाया जाने वाला सर्कुलेशन है। क्योंकि पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन में यह मौजूद होगा तो एक तरह का बड़ा सर्कुलेशन है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। पर्टिकुलर सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ग्रेटर सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दैट इज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 3। तीसरे पार्ट का एंड होता है। पार्ट नंबर 1 आर्टरी, पार्ट नंबर 2 वेन, पार्ट नंबर 3 सिस्टेमिक सर्कुलेशन विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। कहां से शुरू और कहां पर खत्म होता है ये अपन ने डिस्कस कर लिया। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द माइक्रो सर्कुलेशन? Anastomosis of arterial capillary and venous capillary is known as microcirculation. Systemic circulation कहां से स्टार्ट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां पर खत्म होगा? आंसर है राइट एट्रियम पर। इज दैट क्लियर? इसके बाद आगे डिस्कस करें अपन। पार्ट नंबर 4 की बात करें। पार्ट नंबर 4 इसमें आएगा पार्ट नंबर 4 पल्मोनरी सर्कुलेशन।
हालांकि इसके बारे में भी बेसिक जानकारी अपन ने ले ली है। इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट क्लास में अपन ने इसके बारे में भी जानकारी ले ली है। हार्ट से शुरू होकर लंग्स तक जाने वाला और फिर लंग्स से वापस हार्ट तक आने वाला सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट के नाम से जाना जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट के नाम से जाना जाता है। कैसे शुरू और कैसे एंडिंग होती है इसको अपन पढ़ें। दैट इज द हार्ट। यहां पर आती हैं सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। इट इज द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में और यहां से जैसा कि आपको विदित है निकलती है पल्मोनरी ट्रंक या मेजर पल्मोनरी आर्टरी। मेजर पल्मोनरी आर्टरी आगे चलकर डिवाइड हो जाती है जिससे दो ब्रांच बन जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट वाली राइट लंग्स के अंदर एंटर करती है और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स में एंटर करती। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है, सबसे पहले तो इस बात को बताओ कि इसमें कैसा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। आंसर है कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में एंटर होने के बाद यह विभाजित हो जाती है। विभाजित होने के बाद यह बना लेती है पल्मोनरी आर्टेरियोल। देखिए सबसे पहले ब्रांच बनी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्रांच बनी पल्मोनरी आर्टेरियोल। पल्मोनरी आर्टेरियोल से फिर छोटी छोटी ब्रांच बनती हैं जिनको अपन नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी। जिनको अपन नाम देंगे पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी। तो यहां तक किस तरह का ब्लड सर्कुलेट हुआ? आंसर है डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड सर्कुलेट हुआ? डीऑक्सीजनेटेड। तो देखें इनका नामकरण करें, डायग्राम में ही अपन सारी चीजें शो कर दें। इट इज द टिश्यू। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली ब्रांच, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। आगे चलकर दो ब्रांचों में बढ़ती है। पल्मोनरी आर्टरी आगे चलकर दो ब्रांचों में डिवाइड होती है। इसकी संख्या एक होती है जिसको पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक के नाम से जानते। आगे चल के ये डिवाइड होगी। राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट वाली राइट लंग्स में जाएगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स में जाएगी। लंग्स में एंटर होने के बाद इसका फिर से डिवीजन होगा और फिर छोटी छोटी ब्रांच बनेंगी जिनका नाम होगा पल्मोनरी आर्टेरियोल। इनका नाम होगा पल्मोनरी आर्टेरियोल्स। पल्मोनरी आर्टेरियोल्स पल्मोनरी आर्टेरियोल्स फिर कैपिलरी में डिवाइड हो जाएंगी। तो इनको अपन नाम देंगे पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी। पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरीज। अच्छा, यहां तक किस तरह का ब्लड सर्कुलेट हुआ है? आंसर है डीऑक्सीजनेटेड। ये लंग्स का टिश्यू है तो आप सांस ले रहे हैं तो यहां ऑक्सीजन आ रही है। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन का लेवल तो है ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है कम, क्योंकि जो सांस लेते हो उसमें CO2 बेहद कम होती है। तो ये ब्लड जब यहां से जाकर दूसरी कैपिलरी में एंटर करेगा तो ऑक्सीजन को तो उठा ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ जाएगा। एक नॉर्मल सा सिद्धांत होता है कि गैसें डिफ्यूजन के द्वारा आदान प्रदान की जाती हैं और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो यहां ऑक्सीजन का हाई प्रेशर है तो ऑक्सीजन को तो उठा ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ जाएगा। तो यहां से जो छोटी छोटी ब्रांचें निकलेंगी उनका नाम होगा पल्मोनरी वीनस कैपिलरी। यहां से निकलने वाली इन छोटी छोटी ब्रांचों का नाम होगा पल्मोनरी वीनस कैपिलरी। और पल्मोनरी वीनस कैपिलरी में
किस तरह का ब्लड सर्कुलेट होगा? देखो ऑक्सीजन बढ़ गई और CO2 कम हो गई तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेटेड में। पल्मोनरी कैपिलरी आपस में मिल जाएंगी और ये बना लेंगी वेन्योल, फिर वेन्योल आपस में मिल जाएंगी और सारी की सारी वेन्योल आपस में मिलकर बना लेंगी वेन, और इन पर्टिकुलर वेन को नाम देंगे अपन पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन की संख्या कितनी होगी? आंसर है 4 होगी। 2 तो राइट वाले लंग से आएंगी और 2 लेफ्ट वाले लंग से आएंगी। तो पल्मोनरी वीनस कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन्योल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पल्मोनरी वेन में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर ओपन होगा? आंसर है लेफ्ट एट्रियम। तो इन ब्रांचों को भी अपन नाम दें, पल्मोनरी वीनस कैपिलरी के बाद पल्मोनरी वेन्योल, इनको नाम देंगे अपन पल्मोनरी वेन्योल्स। पल्मोनरी वेन्योल्स के बाद ये 4 वेन बन रही हैं, इनको नाम देंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन की संख्या कितनी होगी? 4। 2 तो राइट वाले लंग से आएंगी और 2 लेफ्ट वाले लंग से आएंगी। तो ये जो पर्टिकुलर सर्कुलेशन है जहां पर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा यह ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापस से हार्ट में आता है, तो यह एक सीमित सर्कुलेशन है। सीमित सर्कुलेशन बोले तो केवल हार्ट से निकलकर लंग्स में जा रहा है, हार्ट से निकलकर लंग्स में जा रहा है, बाकी ऑर्गन में नहीं जा रहा। यहां पर जो जा रहा है उसका भी उद्देश्य है शुद्धिकरण। अशुद्ध ब्लड जा रहा है और शुद्ध ब्लड वापस आ रहा है। बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है, तो इसका मकसद है ब्लड का प्यूरिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूरिफिकेशन? ऑक्सीजन डाल दो और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसा बना दो? ऑक्सीजनेटेड। तो यह एक सीमित सर्कुलेशन है जो हार्ट और लंग्स के बीच में मौजूद होता है। यह एक सीमित सर्कुलेशन है जो हार्ट और लंग्स के बीच में मौजूद होता है, तो छोटा सर्कुलेशन हो गया। इससे जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाया एक बड़ा सर्कुलेशन जो बॉडी के हर एक ऑर्गन में मौजूद होगा। सो दैट्स वाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन को अपन ने नाम दिया है ग्रेटर सर्कुलेशन, उसको नाम दिया है ग्रेटर सर्कुलेशन। तो इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को क्या नाम देंगे? तो इसको अपन नाम देना चाहेंगे लेजर सर्कुलेशन। इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को नाम दिया जाता है लेजर सर्कुलेशन। अब देखें किस तरीके से लेजर सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो होता है, कहां से कहां तक होता है, कहां से शुरू हो रहा है। ये सबसे पहले राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है? देखो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से क्या निकल रही है? छोटी छोटी ब्रांचें, क्या नाम दे रहे हो? पल्मोनरी आर्टेरियोल। पल्मोनरी आर्टेरियोल से क्या निकल रही है? पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी, पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी। पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी कहां पर एंटर हो गई? आंसर है टिश्यू में एंटर हो गई। टिश्यू से क्या निकल रही है? आंसर है पल्मोनरी वीनस कैपिलरी। आंसर है पल्मोनरी वीनस कैपिलरी। पल्मोनरी वीनस कैपिलरी आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? पल्मोनरी वेन्योल। क्या बना रही हैं? पल्मोनरी वेन्योल। पल्मोनरी वेन्योल से क्या बन रही है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहां पर ओपन हो रही है? लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर ओपन हो रही है? लेफ्ट एट्रियम में। तो देखो राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर लेफ्ट एट्रियम तक का सर्कुलेशन जो केवल और केवल हार्ट और लंग्स के बीच मौजूद होता है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन।
इट इज द एंड ऑफ सर्कुलेशन नंबर 4। फिर से याद दिला दूं, वेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसको 8 भाग में बांटकर अपन को पढ़ना है। पहला पार्ट आर्टरी, उसका अध्ययन अपन ने कर लिया। दूसरा पार्ट वेन, उसका अध्ययन अपन ने कर लिया। तीसरा पार्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो अभी पढ़ाया है। चौथा पार्ट ये चल रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसमें बनने वाले क्वेश्चन नंबर 1, कौन से सर्कुलेशन को लेजर सर्कुलेशन या छोटा सर्कुलेशन भी बोलते हैं? आंसर है पल्मोनरी सर्कुलेशन को। क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि यह केवल सीमित होता है हार्ट और लंग्स के बीच में। नंबर 2 अपन बात करें, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है? आंसर है राइट वेंट्रिकल से। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां पर खत्म होगा? लेफ्ट एट्रियम पर। कहां खत्म होगा? लेफ्ट एट्रियम पर। क्या होता है इस सर्कुलेशन में? हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है और वापसी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। चौथा क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरी की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4? आंसर है 1। आगे चलकर बाइफरकेट होकर 2 ब्रांचों में बढ़ती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और अगला क्वेश्चन बनता है कि पल्मोनरी वेन की संख्या होती है, तो आंसर है 4। पल्मोनरी वेन की संख्या 4 होती है, 2 राइट लंग से आती हैं और 2 लेफ्ट लंग से आती हैं। तो दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर? तो ये 4 तरह के सर्कुलेशन हो गए। इस 4 तरह के सर्कुलेशन में 1-2 पॉइंट और थे जो उस दिन अपन ने डील किए थे। पॉइंट में अपन बोले तो अपन ने डील किया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। अपन ने डील किया था व्हाट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड व्हाट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखें, शुरुआत में परिभाषा दिमाग में आती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है। नहीं, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ज्यादा होती है। तो इसमें अपन बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर लो आप। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बताओ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताओ। तो ध्यान हो तो डिस्कस कर लिया था, इसमें 100 ml ब्लड में 19 ml ऑक्सीजन होती है, जिसको अपन ने बोला था 19 ml%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में? आंसर है 48 ml% होती, यानी 100 ml में 48 ml होती। ये तो ऑक्सीजनेटेड पड़ा था। डीऑक्सीजनेटेड पे भी आ जाओ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी बताई थी अपन ने? 14 ml%। 14 ml%। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, आंसर है 52 ml%। 52 ml%। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर होगा जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरी में मिलेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरी में मिलेगा, वेन में नहीं होगा क्या? नहीं होगा। किसी भी वेन में नहीं होगा क्या? नहीं होगा। कौन सी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? अभी अभी पढ़ा है अपन ने। अभी अभी पढ़ा है अपन ने कौन सी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है? आंसर है पल्मोनरी वेन। तो समस्त आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समस्त आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एंड पल्मोनरी वेन में होगा। और किसमें होगा?
पल्मोनरी वेन में भी होगा। इज दैट क्लियर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पर आ जाओ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर में कहां होगा? सारी की सारी वेन में होगा, सारी की सारी वेन में होगा। क्या किसी आर्टरी में भी होगा? यस, पता है अपन को कौन सी आर्टरी में होगा? आंसर है पल्मोनरी आर्टरी में होगा। कौन सी आर्टरी? एकमात्र आर्टरी इंसान के शरीर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो अब परिभाषा भी बन गई। जैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तुलना में ऑक्सीजन तो ज्यादा होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तुलना में ऑक्सीजन तो ज्यादा होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होती। इज दैट क्लियर? ये परिभाषा हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अपन यहां बात करें, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बता दो। क्वेश्चन ने पूछा है पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होगा। ये चार ऑप्शन दिए, 19 ml%, 14 ml%, 48 ml% और 52 ml%। तो दिमाग अपन को लगाना है, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड हां ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? 48 और 52। तो ज्यादा कितनी? 52 ml। तो पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताओ व्हाट इज द राइट आंसर? 52 ml होगी। आंसर क्या है? 52 ml होगी। अगला क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन की मात्रा बता दो। अच्छा, ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन के दो ही पहलू हैं, 19 और 14। या तो 19 ml होगी या 14 ml होगी। ऑक्सीजन पूछ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज्यादा होगी डीऑक्सीजनेटेड से, तो कितनी आएगी? 19 ml होगी। पल्मोनरी वेन में क्या होगी? 19 ml। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 19 ml। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ये भी अपन ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डील कर लिया था। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? आपके सामने कंपोजिशन लिख दिया है मैंने। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 19 ml और कार्बन डाइऑक्साइड 48 ml। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 14 ml और कार्बन डाइऑक्साइड 52 ml। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर मिलेगा? सारी आर्टरी में मिलेगा। क्या वेन में भी मिलेगा? यस। केवल और केवल कौन सी वेन में? पल्मोनरी वेन में मिलेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां मिलेगा? सारी वेन में मिलेगा और पल्मोनरी आर्टरी में भी मिलेगा। अब आपसे पूछ ले, आर्टरी में पाए जाने वाले ब्लड में, गौर से सुनना क्वेश्चन, आर्टरी में पाए जाने वाले ब्लड में CO2 की मात्रा बताओ। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होगा CO2 48 और 52। अच्छा, आर्टरी की पूछ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड होगा, CO2 कम हो गया। आंसर इज 48 ml। वेन में पाए जाने वाले ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताओ। वेन में कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड 52% होगी। उसके अलावा यहां पर पल्मोनरी वेन का पूछे तो भी आप आंसर दे सकते हैं। तो इट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वर्सेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके आगे अपन बात करें, एक और चीज पढ़ी थी अपन ने, जो सांस आप अंदर लेते हैं उसको नाम देते हैं इंस्पायर्ड एयर। जो सांस आप अंदर लेते हैं उसका नाम है इंस्पायर्ड एयर। जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं उसका नाम है एक्सपायर्ड एयर। जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं उसका नाम है एक्सपायर्ड एयर। तो जो सांस आप अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है?
जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। देखो इसको 1 मिनट के लिए भूलें। इंस्पायर्ड एयर, मैं सांस ले रहा हूं, एटमॉस्फेयर से ले रहा हूं, तो जो एटमॉस्फेयर में गैस है वही जाएगी, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी, कभी गलत हो ही नहीं सकता। एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन है, 21%। अच्छा, एटमॉस्फेयर से मैंने सांस ली, इंस्पायर्ड एयर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है पता है मुझे, बहुत पहले से जानकारी ली है, 0.04%, ना के बराबर होती है। अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर होती है। अब क्वेश्चन 99% इनको नहीं पूछता, इसको पूछता है एक्सपायर्ड एयर। सांस मैंने ली, अब मैं जो सांस निकालूंगा उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी। अच्छा, ली उसमें तो थी 21, जो मैं बाहर निकालूंगा क्या उसमें 0% हो जाएगी? नहीं, 0% नहीं होगी। कितनी होगी? 16%। कितनी होगी? 16%। एक बार नहीं 10 बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बता दो, आंसर है 16%। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने ली वो 0.04, फिर मैं जो बाहर निकालूंगा, छोड़ूंगा सांस, उसमें भी क्या इतनी रहेगी? नहीं, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो वो कितनी हो जाएगी? 4%। कितनी हो जाएगी? 4%। तो दैट इज द रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर में और एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी होती है। देखो, बचपन में अपन पढ़ते थे कि सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो दिमाग में यह कंसेप्ट बैठा हुआ था कि यार ऑक्सीजन ले रहे हैं। अच्छा, कई बार शायद बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन भी दिमाग में आया होगा कि यार एक तरफ तो टीचर बताता है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन क्या अपन छांट कर लेते हैं? नहीं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन लेते हैं, बट वो काम नहीं आती। जितनी लेते हैं उतनी बाहर छोड़ देते हैं। तो जो यूटिलाइज करने वाली चीज है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेते हैं 21%, छोड़ते हैं 16%। बचपन में 5वीं, 6ठी, 8वीं क्लास तक सिंपल में सिखाया जाता है। बाकी अब इसका वास्तविक रेशो देखें। जो आप सांस ले रहे हो, अगर नाइट्रोजन को भी मैं यहां ऐड कर दूं, तो जो आप सांस ले रहे हो उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी? नाइट्रोजन। जो सांस छोड़ रहे हो उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी? नाइट्रोजन। लेने में भी नाइट्रोजन और छोड़ने में भी नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन को हटा दें तो जो सांस ले रहे हो उसमें ज्यादा मात्रा किसकी? ऑक्सीजन। और जो सांस छोड़ रहे हो उसमें भी ज्यादा मात्रा, इससे तुलना कर लो, देखो उसमें भी ऑक्सीजन ही होती है, बट बोलने में आता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अगर अपन प्योर CO2 बाहर निकाल रहे होते तो एक बंद कमरे में क्या 10 जनों का बैठना संभव हो पाता? नहीं हो पाता। चारों तरफ CO2 हो जाती, तो सांस छोड़ने में भी अपन 16% ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये वही ऑक्सीजन होती है जो कई बार डूबने पर जब अपन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यूज करते हैं, जिसमें माउथ टू माउथ, किसी इंसान की जान बचाने के लिए माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचो आप, यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते तो क्या माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होता? नहीं होता। तो सांस बाहर निकालने में भी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा मात्रा में क्या छोड़ते हो आप? ऑक्सीजन छोड़ते हो। तो क्वेश्चन सिंपल ही आता है, इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन की मात्रा शायद गलत हो ही नहीं सकता, 21%।
इंस्पायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04%, एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन की मात्रा 0% आता है, ऑप्शन 0% नहीं है, आंसर इज 16%। एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, व्हाट इज द राइट आंसर, आंसर इज 4%। इज दैट क्लियर? तो ये अपन ने दो तरह की एयर, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर की जानकारी ले ली। अब अपन नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पर बात करें, रेस्पिरेशन। एक वर्ड है रेस्पिरेशन। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? सीधा सा मतलब है सांस का अंदर जाना और बाहर निकलना। तो पहली परिभाषा अपन इसकी बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस विच इंक्लूड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इट इज द प्रोसेस विच इंक्लूड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। वह प्रोसेस जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। अच्छा, कितनी सांस अंदर लेते हो आप? 500 ml, जिसको अपन नाम देते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितनी सांस बाहर छोड़ते हो आप? 500 ml। जितनी लेते हो उतनी ही बाहर छोड़ते हो, रुकती थोड़ी है। तो फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि जो लेते हैं और जो छोड़ते हैं उनका कंपोजिशन में बदलाव आ जाता है। इसका मतलब है गैसों का आदान प्रदान होता है। बेसिकली क्या हो रहा है? गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो रेस्पिरेशन की एक और परिभाषा है, इट मींस एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेज। ब्लड गैसेज का आदान प्रदान रेस्पिरेशन कहलाता है। देखो, ब्लड गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? ब्लड गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? दीज आर द लंग्स। दीज आर द लंग्स। एक तो आदान प्रदान यहां पर होता है। बताओ लंग्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आता है और ऑक्सीजनेटेड बनकर जाता है। लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। और कैसा बनकर जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। तो एक आदान प्रदान तो यहां होगा। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में पहुंच जाएगा तो यहां से निकलेगी अयोर्टा, देन आर्टरी, देन आर्टेरियोल, देन आर्टीरियल कैपिलरी। तो एक आदान प्रदान यहां भी होगा, एक आदान प्रदान यहां भी होगा, टिश्यू में भी होगा। इसका मतलब है यदि रेस्पिरेशन को मैं परिभाषित करूं कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन, इट इज द एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेज। ब्लड गैसेज का आदान प्रदान रेस्पिरेशन कहलाता है। इसको परिभाषित करें अपन तो परिभाषा होगी एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेज इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब यह आदान प्रदान दो जगह हो रहा है। एक तो सांस लेते ही यहां पर हो रहा है, सांस लेते ही आदान प्रदान यहां पर हो रहा है, यह भी रेस्पिरेशन है। और एक टिश्यू में हो रहा है, यह भी रेस्पिरेशन है। ये जो यहां पर आदान प्रदान हो रहा है इसको अपन नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको अपन नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। व्हाट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? देखो, सीधा सिंपल सा मतलब है 500 ml गैस लेना अंदर लंग्स में और 500 ml छोड़ना। तो हो क्या रहा है? आदान प्रदान हुआ है, क्योंकि जो गैस ले रहे हो, जो छोड़ रहे हो, उनके कंपोजिशन में अंतर है, तो आदान प्रदान हो रहा है। अब इस आदान प्रदान की अपन बात करें, दो जगह हो रहा है। यहां तो लंग्स और ब्लड के बीच में हो रहा है। यहां किस किस के बीच में हो रहा है? आंसर है लंग्स और ब्लड के बीच में गैसों का आदान प्रदान।
तो लंग्स और ब्लड के बीच में गैसों का आदान प्रदान रेस्पिरेशन है, बट कौन सा? आंसर है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? इट इज द एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। लंग्स और ब्लड के बीच में गैसों का आदान प्रदान कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक आदान प्रदान यहां भी हो रहा है टिश्यू और ब्लड के बीच में, इस आदान प्रदान को नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यह वर्ड भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन? तो इंटरनल रेस्पिरेशन में भी गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है? ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में। और ब्लड और टिश्यू के बीच में होने वाले इस आदान प्रदान को नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो देयर आर टू डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज द प्रोसेस विच इंक्लूड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, सांस का अंदर लेना और बाहर निकालना। इसको और ज्यादा मॉडिफाई करें तो अंदर कितनी ले रहे हो? 500 ml, बाहर कितनी निकाल रहे हो? 500 ml। तो ये क्या हुआ भैया? दोनों के कंपोजिशन में अंतर है, इसका मतलब आदान प्रदान हो रहा है। तो रेस्पिरेशन की एक और परिभाषा बनी, इट इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेज। ब्लड गैसों का आदान प्रदान रेस्पिरेशन कहलाता है। कहां कहां पर होता है? दो जगह। एक तो यहां हो रहा है लंग्स और ब्लड के बीच में गैसों का आदान प्रदान, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक यहां पर हो रहा है टिश्यू और ब्लड के बीच में गैसों का आदान प्रदान, इंटरनल रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द रेस्पिरेशन? सामने परिभाषा लिखी हुई है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेज इज नोन एज रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर 1 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इट इज द एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। नंबर 2 इंटरनल रेस्पिरेशन, इट इज द एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेज इन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। इज दैट क्लियर? तो देखें ये रेस्पिरेशन हो गया। इससे जस्ट पहले इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर अपन ने डिस्कस कर लिया। गैसों का कंपोजिशन क्या क्या होता है। इसके अलावा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या अंतर है, यह डिस्कस हो गया। नेक्स्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म होता है, यह डिस्कस हो गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज ऑल्सो नोन एज लेजर सर्कुलेशन। उसके अलावा सिस्टेमिक सर्कुलेशन और माइक्रो सर्कुलेशन के बारे में डिस्कशन हो गया। ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। तो ये 4 पोर्शन और कुछ एडिशनल पॉइंट आपके यहां कंप्लीट होते हैं। पोर्शन नंबर वेस्कुलर सिस्टम में पार्ट नंबर 1 आर्टरी, पार्ट नंबर 2 वेन, पार्ट नंबर 3 सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पार्ट नंबर 4 पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद अपन पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो जो अभी पढ़ा अपन ने उसको पीपीटी के माध्यम से पढ़ा जाए। तो देखें अपन ने 2 पोर्शन पहले पढ़ लिए, यहां से स्टार्ट किया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दैट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लिखा हुआ है सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाना। इसको यहां अपन डिफाइन करें। देखिए यहां से ये गौर करें आप, ये निकल रही है अयोटा, ये निकल रही है अयोटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी, आर्टेरियोल, आर्टीरियल, कैपिलरी, यहां तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया।
ये एनास्टमोसिस है आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का। क्या नाम दिया था इसको अपन ने? माइक्रो सर्कुलेशन। फिर वीनस कैपिलरी, वेन्योल, वेन और सारी की सारी वेन आपस में मिल जाती हैं और ये जो पर्टिकुलर यहां पर ओपन हो जाती हैं सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा बनकर। ये यहां पर दूसरा सर्कुलेशन भी शो किया हुआ है। तो ये केवल और केवल सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन कौन सी ब्रांचेज आई? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन कौन सी ब्रांचेज आई? इसकी अपन बात करें तो देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, देन आयोटा, देन आर्टरी, देन आर्टेरियोल, आर्टीरियल कैपिलरी, वीनस कैपिलरी, वेन्योल, वेन, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। और कहां पर ओपन होगी? ये राइट एट्रियम। इसकी सारी की सारी ब्रांचेज हो गई। नेक्स्ट माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है? एनास्टमोसिस ऑफ आर्टीरियल कैपिलरी एंड वीनस कैपिलरी इज नोन एज माइक्रो सर्कुलेशन विच आर फाउंड इन एवरी टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके बाद अपन ने पढ़ा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट से स्टार्ट हुआ, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टेरियोल, आर्टीरियल कैपिलरी, फिर यहां से पल्मोनरी वीनस कैपिलरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन्योल, पल्मोनरी वेन। तो देखो गौर करो, दो यहां पर जा रही हैं पल्मोनरी वेन, दो वहां से आ रही हैं दूसरे लंग्स से। तो टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन कितनी हो गई? 4। और टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है? 1, जो आगे चलकर बाइफर्केट हो जाती हैं, जिसको पल्मोनरी ट्रंक के नाम से जाना जाता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसको लेजर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी ट्रंक, देन राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, देन पल्मोनरी आर्टेरियोल, पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी, फिर उसके बाद पल्मोनरी वीनस कैपिलरी, पल्मोनरी वेन्योल, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो जाता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मात्रा देख लो, ऑक्सीजनेटेड में 19 ml और 48 ml, डीऑक्सीजनेटेड में 14 ml और 52 ml। कहां पर पाया जाता है? फाउंड इन ऑल आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, डीऑक्सीजनेटेड ऑल वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर, या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ O2 एंड CO2 इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। सामने है, इंस्पायर्ड एयर का गलत हो ही नहीं सकता, 21% और 0.04%, और एक्सपायर्ड एयर का 16% और 4%। इसके बाद नेक्स्ट, रेस्पिरेशन exchange of blood gases is known as respiration. It is classified as एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, आदान प्रदान होना लंग्स और ब्लड के बीच में, और इंटरनल रेस्पिरेशन, आदान प्रदान होना टिश्यू और ब्लड के बीच में। इज दैट क्लियर? तो इट इज द एंड ऑफ 4 टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अब 5वां सर्कुलेशन और 6ठा सर्कुलेशन अपन पढ़ेंगे। टोटल 8 अपन को पढ़ने। 5वें सर्कुलेशन का नाम होगा अयोटा। तो जो पार्ट नंबर 5 अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अयोटा, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। एक आध क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, सर्च करने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप और मैं 2-4 महीने बिना एक्सरसाइज किए हुए रहें और फिर एक दिन अपन को क्रिकेट खेलने का मौका मिले और अपन 6-7 घंटे क्रिकेट खेलें। 4 महीने से आप नहीं खेले हो, अचानक से एक दिन खेलते हो, तो अगले दिन आप पर क्या गुजरेगी? सभी पर गुजरी हुई है, पता है कि सर पूरे बॉडी में पेन होगा। अच्छा, क्यों होता है पेन? लैक्टिक एसिड बन जाता है, बहुत दिनों से मसल शिथिल है। अब जब आप खेले, अचानक से मसल ने काम किया, प्रॉपर ऑक्सीजन मिली नहीं, लैक्टिक एसिड बन गया, तो मसल में दर्द होता है। मसल में एक तरीके से थकान हुई जब आप खेले। अच्छा, जब आप खेले तो आपके हार्ट ने भी तो 2 गुना 3 गुना काम किया होगा।
और हार्ट कैसे चल रहा है? मसल से। व्हाट इज द मायोकार्डियम? मायोकार्डियम इज द मसल। पर क्या ऐसे कभी खेलने के बाद आपके हार्ट में पेन होता है? सारे बॉडी की मसल में दर्द होता है, बट क्या हार्ट में दर्द होता है? नहीं होता। इसका मतलब बॉडी में जितनी भी मसल है उनमें तो थकान होती है, हार्ट मसल में कभी थकान नहीं होती। 4 घंटे छोड़ो, आप 20 घंटे खेल लो, लगातार खेल लो, हार्ट की मसल में थकान नहीं होगी। हां, कोई आर्टरी में ब्लॉकेज है तो होगी, अदरवाइज नहीं होती। तो क्वेश्चन है मेरा आपसे पहला, हार्ट की मसल में कभी थकान नहीं होती, क्यों? हार्ट की मसल में कभी थकान नहीं होती, क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, असेंडिंग अयोर्टा से निकलने वाली ब्रांच का नाम है। असेंडिंग अयोर्टा से निकलने वाली ब्रांच का नाम है। ऑप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी, नंबर 2 पल्मोनरी वेन, नंबर 3 कोरोनरी आर्टरी, नंबर 4 कैरोटिड आर्टरी। क्वेश्चन है असेंडिंग अयोर्टा से निकलने वाली ब्रांच है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी। देन क्वेश्चन नंबर 3, pulmonary artery receive the maximum blood during, coronary artery receive the maximum blood during, option A inspiration, B expiration, C during systole of heart और D during diastole of heart। कोरोनरी आर्टरी मैक्सिमम ब्लड रिसीव करती है इंस्पिरेशन के दौरान, एक्सपिरेशन के दौरान, हार्ट के सिस्टोल के दौरान या हार्ट के डायस्टोल के दौरान। अगला क्वेश्चन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के दौरान सबसे कॉमनली ऑक्लूड होने वाली आर्टरी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के दौरान सबसे कॉमनली ऑक्लूड होने वाली आर्टरी है। ऑप्शन है राइट कोरोनरी आर्टरी, नंबर 2 लेफ्ट लेफ्ट असेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, नंबर 3 सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, नंबर 3 सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो इनमें से आपको आंसर देना, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के दौरान कौन सी आर्टरी में कॉमनली ऑक्लूजन आता है। ऑप्शन है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉमन साइट है, नंबर 1 एंटीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, नंबर 2 पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, नंबर 3 एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, नंबर 4 पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। यानी एमआई जो होता है वह मोस्ट कॉमनली कौन सी जगह को अफेक्ट करता है। और लास्ट क्वेश्चन, एवी नोड को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है, नंबर 1 राइट कोरोनरी आर्टरी, नंबर 2 लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, नंबर 3 राइट कैरोटिड आर्टरी, नंबर 4 लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। इन 4 में से आपको आंसर देना है। एक और क्वेश्चन, द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू, द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू, ऑप्शन ए ओनली मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, ऑप्शन बी मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट, ऑप्शन सी मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट और ऑप्शन डी मायोकार्डियम
एंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट। कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? केवल मायोकार्डियम को, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम को, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम को, और लास्ट एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, तीनों लेयर को, कौन सी लेयर को ब्लड सप्लाई करती? तो कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो आने वाले नेक्स्ट सर्कुलेशन में आएंगे और इनका आंसर भी आपको वहीं दिया जाएगा। तो 5वां सर्कुलेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।